नमस्कार बच्चों, आपका मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है। हमारे जिले की जिला अधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जयराजन और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर से जब भी अपने घर पर आएं तो आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक आपको धोना है और फिर उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पीने में भी और अपने हाथ पैर धोने में भी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं राजकुमार जैन आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अर्थात अनुसंख्यक गुण में तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। पहला हमने पढ़ा था परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और अब पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और इसकी जो डेफिनेशन आती है, इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसका क्वथनांक कहलाता है। फिर सुन लेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस और अगर हम इसे केल्विन में लेंगे तो 273 जोड़ देंगे और मान हो जाएगा 373 केल्विन। यह हो गया हमारा क्वथनांक। तो आप समझ गए होंगे क्वथनांक किसे कहते हैं। और अब क्वथनांक का उन्नयन क्या है? क्वथनांक का उन्नयन हेडिंग हुआ क्वथनांक का उन्नयन। समझ लेंगे, ये चीजें समझने की है, बहुत इजी है, आपको आसानी से समझ में आएंगी। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक और उन्नयन माने बढ़ जाना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना यह हमारा क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब आपको बताया गया था वाष्प दाब का अवनमन, तो उसमें बताया गया था जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाने से हमेशा लोअर द वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कम होने से हमेशा क्वथनांक बढ़ता है, इसलिए विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। और ये जो क्वथनांक में वृद्धि हुई विलयन की, इसी को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर T1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी रख लीजिए। विलयन का क्वथनांक, ये विलयन तब की बात चल रही है जब विलयन में हमने एक विलेय पदार्थ मिला दिया है जो एक अवाष्पशील और विद्युत अनपघटे पदार्थ है। तो ये हो गया T2 डिग्री सेल्सियस। विलयन का क्वथनांक हमेशा विलायक से ज्यादा आएगा, तो T2 की वैल्यू ज्यादा है, तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TBB फॉर बॉइलिंग, अंतर T2 माइनस
T1। इससे हम इसका अंतर निकालते हैं। अगर हम एक ग्राफ खींचे, ये देखिए यहां हमने ये ग्राफ लिया है और इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं, पहले हमने विलायक का लिया और ये हमारा एक वायुमंडल दाब का पॉइंट है, ये हमारा इधर वाष्प दाब है और यहां हमने ले लिया टेम्परेचर, ताप। तो जब हम किसी विलायक को गर्म करते हैं तो विलायक को गर्म करते 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 हम देखते हैं कि वह यहां आकर एक उसका वाष्प का दाब बढ़ते 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 क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जब वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो यहां हम एक स्लोप लगाते हैं और ये जो टेम्परेचर होगा T1, ये हमारा इसके विलायक के क्वथनांक को रिप्रेजेंट करेगा। अब विलयन को गर्म करते हैं पुनः, तो ये तो हमारा विलायक था, अब विलयन को गर्म करेंगे, ये हमारा विलयन। तो आप देखते हैं क्वथनांक की वैल्यू बढ़ गई है, ये T2। तो ये जो T1 और T2 के बीच का डिफरेंस है दैट इज डेल्टा TB, इसे हम कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो इस प्रकार से हम इसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हैं। अब इस क्वथनांक के उन्नयन का और अनुभार में क्या संबंध है, ये देखिए। क्वथनांक के उन्नयन तथा अनुभार में संबंध। प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंटली ये हमारा सिद्ध किया जा चुका है कि किसी भी विलयन की जो मोललता होती है वो उसके क्वथनांक के उन्नयन के समानुपाती होती है। क्या? किसी विलयन की मोललता क्वथनांक के उन्नयन के समानुपाती होती है, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा TB समानुपाती मोललता, और अगर हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कोएफिशिएंट आता है जिसका नाम होता है यहां पर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक गुना मोललता। ये यहां पर एक फार्मूला आ गया KB, इसे हम कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोललता की हम फार्मूला पुट करेंगे, याद होगा आपको WB अपॉन MB इंटू कैपिटल W इन किलोग्राम। यदि हम इसे ग्राम में करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, अगर ये ग्राम में दिया गया होगा। तो फार्मूला हो जाएगा इस तरीके से KB गुना WB अपॉन MB इंटू कैपिटल W। वैल्यू अगर ग्राम में दे रखी है तो ऊपर 1000 रखा गया, किलोग्राम में ही है क्योंकि W को 1000 से भाग करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा। ये एक फार्मूला आ गया। और यदि हमें अनुभार की गणना करनी है तो MB हम यहां ले आएंगे और ये फार्मूले को हम इस प्रकार से लिखेंगे 1000 गुना KB WB अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W इन ग्राम। और इस सूत्र की सहायता से हम अनुभार की गणना कर सकते हैं। तो यहां हमारा जो KB है इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि हम, आप देखिएगा WB अपॉन MB है, ठीक है। अगर हम इसको, ये मोल की संख्या है, यदि WB अपॉन MB को 1 मोल ले लें, यदि WB अपॉन MB बराबर 1 मोल, माने 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ घोला गया है, और W कितना लेंगे, W ले लेते हैं हम 1 किलो, बोले तो 1000 ग्राम। तो जरा इस फॉर्मूले में रख के देखो भाई डेल्टा TB, ठीक है।
बराबर केबी, और ये 1 मोल, और ये 1000, और ये 1000 ग्राम, 1000 से 1000 कट जाएगा और ये आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी। तो यहां हमारी डेफिनेशन आ जाती है मोलर उन्नयन स्थिरांक की। क्या डेफिनेशन बनेगी? किसी विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी विलयन में उस क्वथनांक वृद्धि के बराबर या क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो कब उत्पन्न हुई? 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। फिर से इसकी डेफिनेशन सुनेंगे। किसी विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उस वृद्धि के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। अर्थात जब हम 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं तो जो क्वथनांक का उन्नयन आया वो हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद मोलर उन्नयन स्थिरांक का ही एक दूसरा रूप होता है जिसे हम कहते हैं मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। जब हम 100 ग्राम लेते हैं विलायक की मात्रा तो ये वैल्यू हमारी मोलर हो जाती है, मोलर आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा, ये देखेंगे नया टर्म बन गया हमारा ये। इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। देखें आप जरा, जब हम सूत्र में कर लेंगे डेल्टा टीबी बराबर 100 गुना WB अपॉन MB इंटू कैपिटल W ग्राम में और गुना KB। इस KB को जब हम यहां 100 ले लेते हैं तो अब इस KB का नाम हो जाता है मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, और इसे हम कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे KM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम पहचान लें कि ये KB मोलर है और KM मोलर। लेकिन उत्तर प्रदेश बोर्ड में से हम KB से ही कर देते हैं। ध्यान रखना है, जब विलायक की मात्रा 100 ग्राम ली गई हो तो जो स्थिरांक का मान है उसे मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए जरा, WB बटे MB बराबर 1 मोल और विलायक की मात्रा कितनी ली? 100 ग्राम। तो हो गया डेल्टा टीबी बराबर केबी। अतः किसी विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उस वृद्धि के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। तो जब इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यदि केबी की वैल्यू 100 ग्राम विलायक के लिए दी गई है तो वह वैल्यू किसके लिए दी गई है? वह वैल्यू उसके आणविक उन्नयन स्थिरांक की है या मोलर उन्नयन स्थिरांक की है। और साधारणतः अगर इस 100 ग्राम के लिए वैल्यू नहीं दी गई है और नहीं बताया गया है कि मोलर है या आणविक, तो हम मोलर उन्नयन स्थिरांक ही मानते हैं। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब इसकी एक डिटर्मिनेशन करने की, निर्धारण करने की एक प्रयोगात्मक विधि भी है, जिस विधि का नाम है लैंड्सबर्गर विधि। अब उसे देखते हैं। आइए लैंड्सबर्गर विधि में जो चित्र है पहले हम उसे ड्रॉ करते हैं। इसमें एक क्वथन नली होती है जिसमें एक छिद्रित बल्ब होता है और ये नली इस प्रकार से बंद होती है। इसमें हम जो हमारा विलायक है वो लेते हैं, इसको हम कहेंगे छिद्रित बल्ब, क्योंकि ये देखिए इसमें एक छिद्र है यहां, और इस नली के बिल्कुल चारों तरफ एक और नली होती है जिसमें ये फिट रहती है। इसे कहते हैं हम जैकेट नली।
ये जैकेट नली, और यहां पर एक थर्मामीटर होता है। इस पर निशान लगे रहते हैं, अंशांकित होती है, जिससे हम माप सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। और यहां से हमारा एक प्रवेश नली जाती है। ये देखें, इस प्रकार से एक रोज हेड बना रहता है। इस प्रवेश नली द्वारा, प्रवेश नली, इससे हम विलायक की वाष्प प्रवाहित करते हैं, वाष्प गर्म करने के लिए इसे। तो हम विलायक की ज्ञात मात्रा पहले लेंगे। मान लीजिए हमने WA ग्राम विलायक लिया है, तो WA ग्राम विलायक जब हम लेंगे तो इसमें हम विलायक भर के इसे विलायक की वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो ये गर्म होना शुरू करता है और ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये बढ़ना बंद हो जाएगा, तो वही हमारा विलायक का क्वथनांक होगा। तो ये हम नोट कर लेते हैं। तो क्या आ गया हमें विलायक का क्वथनांक, T1 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, हमने मान लिया इसे। और अब इसको हम बाहर निकालेंगे और वापस इसके अंदर डालेंगे WB ग्राम तोलकर अवाष्पशील पदार्थ। तो अब ये विलायक में जब अवाष्पशील पदार्थ डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विलयन। क्या बन जाएगा, विलयन। तो इस विलयन की क्वथनांक हम ज्ञात कर लेंगे। अब पहले की तरह ही विलायक की गर्म वाष्प प्रवाहित करके क्वथनांक आ गया T2 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक का उन्नयन कितना प्राप्त होगा, क्वथनांक का उन्नयन हमें मिल जाएगा कितना, डेल्टा TB T2 माइनस T1, इससे निकाल लेंगे। और अब देखिए डेल्टा TB, और चूंकि विलायक ज्ञात है तो उसका KB भी ज्ञात होगा, और WB हमने तोलकर ही डाला है, और WAB के मान निम्न सूत्र में रखेंगे, निम्न सूत्र में रखकर अनुभार की गणना करेंगे। सूत्र है MB बराबर 1000 गुना KB अपॉन स्मॉल w 1000 गुना KB अपॉन WA, और यहां डेल्टा TB, और यहां आएगा WB ग्राम माने विलेय की मात्रा। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे किसके, KB हमारे पास है निश्चित, WA हमारे पास है निश्चित, WB हमारे पास है निश्चित, और डेल्टा TB, और अनुभार की गणना कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम केवल न्यूमेरिकल पर डिपेंड हो जाते हैं कि बट एक एक न्यूमेरिकल कर करके देखते हैं। जरूरी है उस फार्मूले को हम अच्छी तरीके से देखें पहले, कि उस फार्मूले में हमें क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे हम उन चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फार्मूले में दिया है डेल्टा TB, तो डेल्टा TB हमें कैसे प्राप्त होता है, दो विलयनों का क्वथनांक पता होना चाहिए, एक विलायक का और एक विलयन का, इनके अंतर को डेल्टा TB कहते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल का टेस्ट करते हैं, अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल का टेस्ट लिया था, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आते, आप यही सोचते रहते हैं कि हम कैसे मान रखें, क्योंकि जब आपको कोई फॉर्मूला पढ़ाया जाता है तो उसकी जो टर्म है उन्हें आप अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। तो उन टर्मों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी हमें ये समझ में आ सकता है। अब इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, अनुभार की गणना कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी लेंट्स-बर्गर विधि। अब यदि हमें KB निकालना हो, एक और तरीका होता है KB निकालने का, वो निकालते हैं हम क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, ये जो KB होता है ये विलायक का होता है। तो विलायक की अगर हमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की जानकारी हो तो उससे भी हम इसकी को निकाल सकते हैं, और सूत्र रहेगा RT² TA 1000 गुना LV
और दूसरा सूत्र MART² 1000 गुना डेल्टा VH। लो भाई, ये सूत्र बना। इस सूत्र का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, केवल सूत्र देखिए आप। Kb बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक और R ये हमारा विलयन स्थिरांक रहेगा। इसका मान निश्चित रहता है 8.314 रखेंगे तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 0.0821 रखेंगे तो लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और कैलोरी में रखेंगे तो 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये 3 वैल्यू होती है। देख लेंगे हम कैसी वैल्यू हमें दे रखी है, उसी आधार पे हम इसका मान रख सकते हैं। TA माने विलायक है, विलायक का क्वथनांक, ये विलयन नहीं है, विलायक का क्वथनांक। और LV और डेल्टा VH। LV है प्रति ग्राम विलायक की लेटेंट हीट, माने विलायक की वाष्पन गुप्त ऊष्मा। और ये होगी प्रति मोल विलायक की वाष्पन गुप्त ऊष्मा। यदि हमें ये वैल्यू जानकारी में है इनमें से, तो हम अगर सवाल हमारे पास आता है न्यूमेरिकल, तो हम इन्हें का मान रखकर भी हम Kb की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है हिमांक का अवनमन। माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले समझने हिमांक जमनांक एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई पदार्थ जम जाता है उसे हम हिमांक कहते हैं। लेकिन उसकी परिभाषा क्या होगी? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। ध्यान करो फिर दोबारा से, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। क्योंकि जब द्रव वाष्प धीरे 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 ठोस में बदलेगा तो जो ठोस का वाष्प दाब है वो उस द्रव के वाष्प दाब के बराबर होगा, तो जम जाएगा, इसलिए उसे हिमांक कहते हैं। और पहले हमने कहा था क्वथनांक के बारे में, जब किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्योंकि वहां उसकी वेपर बन जाएगी। एक वायुमंडलीय दाब क्वथनांक को प्रदर्शित करेगा और यहां टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हिमांक। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी वाष्प ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। जैसे जल, वाटर का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लिखेंगे तो 273 जोड़ देंगे, तो 273 केल्विन, ये डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन। अब हिमांक का अवनमन, तो दोस्तों आपको पता है जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और जब वाष्प दाब कम होता है तो हिमांक भी घट जाता है, और हिमांक में यह कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। तो माना विलायक का हिमांक बराबर T1 डिग्री सेल्सियस, तो विलयन का हिमांक कितना होगा? T2 डिग्री सेल्सियस। और अब हम निकालेंगे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन।
डेल्टा टी एफ, एफ इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट है, एफ लगाएंगे और T1 में से T2 घटाएंगे। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो आपने T2 में से T1 घटाया था। भाई हमें निकालना है अंतर, और अंतर निकालने के लिए हमेशा ज्यादा में से कम निकाला जाता है। तो अभी विलायक का हिमांक क्या था, ज्यादा, क्योंकि विलयन का घटेगा, क्योंकि वाष्प दाब घट रहा है। ध्यान रखेंगे, वाष्प दाब घटने के कारण हिमांक भी घट जाता है, T1 माइनस T2। ठीक है, इसका भी हम ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारा वाष्प दाब इधर, और इधर हम दिखा दें टेम्परेचर, और विलायक का टेम्परेचर धीरे 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 गर्म कम करते रहे, तो यहाँ के मान लीजिए वो किस में चेंज हो जाता है, उसकी ठोस अवस्था बन जाती है। तो ये विलायक का हो जाएगा हिमांक। और अब विलयन लेंगे, विलयन का टेम्परेचर कम करते 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 यहाँ आ गए, और यहाँ ये विलयन ठोस अवस्था में बदल गया, इसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर। तो ये T2 आप देखो, ये T1 यहां से अगर हम नापे ओरिजिनल पॉइंट से तो T1 ज्यादा है, T2 कम, और ये जो डिफरेंस है दिस दैट इज कॉल्ड डेल्टा TF। इसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा TF। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ के बताते हैं आपको कि हिमांक के अवनमन और मोललता में क्या संबंध है, अनुभार में क्या संबंध है, इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रयोगात्मक रूप से। तो हिमांक का अवनमन भी जैसे क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती है, ऐसे हिमांक का अवनमन भी मोललता के समानुपाती होता है। और हम लिखेंगे डेल्टा TF समानुपाती मोललता, और डेल्टा TF बराबर KF गुना मोललता। बिल्कुल वैसे ही आएगा इसका फॉर्मूला सेम, बस F और B का अंतर है। KF मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, और ये हो गया हमारा डेल्टा TF बराबर KF गुना WB अपॉन MB इंटू WA किलोग्राम में। और अगर हम WA को ग्राम में रखें या हमें ग्राम में दिया गया हो तो ये WB अपॉन MB गुना WA, ये ग्राम में होगा तो इसे किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगी। तो ये हो गया फार्मूला डेल्टा TF निकालने का। अब यहां देखिए आप WB अपॉन MB बराबर 1 मोल करें, और डेल्टा TF बराबर क्या रह जाए, सॉरी WA बराबर 1000 ग्राम करें तो ये 1 मोल हो गया, और ये 1000 हो गया, यहाँ ये 1 मोल, ये 1000 से 1000 कट जाएगा, तो फिर हमारा आ जाएगा डेल्टा TF बराबर KF। और परिभाषा, अतः किसी विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में उस कमी के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। अर्थात जब हम 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ 1000 ग्राम विलायक में घोलेंगे तो जो हिमांक में कमी आएगी वही विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक होगी। ये इसकी परिभाषा बन जाती है। और यदि हमने 100 ग्राम विलायक लिया है तो स्थिरांक होता है हमारा मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने आपको बॉइलिंग पढ़ाई थी, तो उसमें हमारा थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और एक नया स्थिरांक बनता है मोलर, इसी में समझा देते हैं, या आणविक अवनमन स्थिरांक। इसमें देखें डेल्टा TF, ये हमने क्या कर दिया कि 1000 की जगह 100 ले लिया, तो यहाँ WB अपॉन MB बराबर 1 मोल, WA बराबर 1000 की जगह 100 ग्राम, तो डेल्टा TF बराबर के, क्योंकि ये 1 मोल और WA रखा हमने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो सूत्र में 100 हो जाएगा। अब इस KF को हम KMB कह सकते हैं और इसका नाम है मोलर अवनमन
स्थिरांक। तो बताइए आपको क्या परिभाषा बन जाएगी? जब किसी अवाष्यशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो जो हिमांक में कमी आती है वह मोलर अवनमन स्थिरांक के बराबर होती है, या किसी विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में कमी के बराबर है जो 1 मोल अवाष्यशील पदार्थ को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होती है। अब इसका प्रयोगात्मक निर्धारण हम कैसे करते हैं कि कैसे हम ज्ञात करेंगे हिमांक अवनमन और फिर उसके बाद अनुभार निकालेंगे। ये प्रयोगात्मक निर्धारण की विधि है बैकमैन विधि, और इस बैकमैन विधि को अब हम समझेंगे। और पहले हम इसका एक चित्र बनाएंगे बैकमैन विधि का। यह है बैकमैन विधि, अनुभार निर्धारण विधि है हिमांक अवनमन विधि से अनुभार निर्धारित करना। तो पहले हम बैकमैन विधि का चित्र बना लेते हैं। बैकमैन विधि में एक थर्मामीटर होता है जिसका नाम है बैकमैन थर्मामीटर। देखिए ये बैकमैन थर्मामीटर है, काफी बड़ा थर्मामीटर होता है ये। यहां इसमें ये बड़ा है मरकरी, और ये मरकरी की लेवल लाइन है जिसमें मरकरी हमें ऊपर नीचे जाता दिखाई देता है, और हमने इसको मार्क कर रखा है। इसमें मार्क होता ही है, टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए मार्क होते हैं इसमें। और इस थर्मामीटर का नाम है बैकमैन थर्मामीटर। और इस थर्मामीटर को हम एक नली में लगाते हैं जिस नली का नाम है हिमांक नली। ये एक हिमांक नली है, ये देखिए। और इस हिमांक नली में एक पार्श्व नली भी लगी रहती है। इस पार्श्व नली का काम क्या है कि जब हमें कोई विलायक इसमें भरना होता है तो यहां से खोलेंगे और इसमें हम विलायक भर देंगे। विलियन भरना होता है तो विलियन भर देंगे, ये ठीक है। इसके चारों तरफ एक और नली होती है जिसमें हम इसे फिट करते हैं, और इस नली का नाम है जैकेट नली। ये इसकी सुरक्षा करती है और विकिरण भी नहीं होने देती। फिर इसको हम एक पात्र में रखते हैं जिसे हम हिमकारी पात्र कहते हैं। हिमकारी पात्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नमक और बर्फ का मिश्रण भरा रहता है। नमक और बर्फ का मिश्रण भरा रहता है, और ये जो नमक और बर्फ का मिश्रण है इसको हम कहते हैं हिमकारी मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या बताया मैंने? इसमें भरा रहता है आपका नमक और, भूल गए क्या? बर्फ। नमक और बर्फ भरा रहता है भाई, नमक और बर्फ। कुल्फी वाला भी देखा होगा आपने, नमक और बर्फ के मिश्रण को हिलाता रहता है तो टेम्परेचर डाउन होता जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हिमकारी मिश्रण। और अब हम इसमें एक एक लगा देते हैं स्टाइरर, माने बेलचे या विलोडक कहते हैं, जिससे हम इसे हिलाते रहें। ठीक है, एक हिमकारी मिश्रण में लगा देते हैं, इन्हें कहते हैं विलोडक, स्टाइरर कहते हैं अंग्रेजी में। ये बैकमैन थर्मामीटर, और ये हमने लगाई थी हिमांक नली, और इस हिमांक नली में साइड की नली को हमने कहा था पार्श्व नली। साइड, पार्श्व माने साइड की नली, और ये जैकेट नली, और इस पात्र को कहेंगे हम हिमकारी पात्र। ठीक है, और इसमें या तो विलियन विलायक होगा और फिर बन जाएगा विलियन। ठीक है, तो हम कैपिटल W ग्राम या WA ग्राम विलायक तोल के लेते हैं, इसमें लगाते हैं, और फिर इस
उपकरण को समायोजित करके रखते हैं तो नमक और बर्फ के मिश्रण द्वारा टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है और जो विलायक है वो जमना शुरू होता है। और हम देखते हैं कि हमारे बैकमैन थर्मामीटर में एक टेम्परेचर आता है, जब बढ़ना और घटना बंद हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम इसका हिमांक कहते हैं। और फिर उसके बाद इस हिमांक को हम नोट कर लेते हैं। माना विलायक का हिमांक बराबर, बताइए, विलायक का हिमांक बराबर T1 डिग्री सेल्सियस। और विलियन बनाएंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसमें तो टेम्परेचर कम हो रहा है, बाहर निकालेंगे सामान्य टेम्परेचर आएगा। और सामान्य टेम्परेचर आने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जो पार्श्वनली है इसीलिए है ये, आराम से खोलेंगे और इसके अंदर जो अवाष्पशील पदार्थ हमें डालना है वो डालेंगे, जिससे कि अंदर जो विलायक है वो किस में बदल जाता है, विलियन में बदल जाता है। और फिर इसे समायोजित करेंगे और अब निकलेगा विलियन का हिमांक, जिसका मान होगा T2 डिग्री सेल्सियस। और इनका अंतर डेल्टा TF, हिमांक का अवनमन T1 माइनस T2, ये अवनमन आ गया तो डेल्टा TF हमें आ गया। WA हमें पता है, WB हमें पता है, तोल तोल के डाला है। और KF निश्चित होता है विलायक के लिए, के मान काय में रखेंगे, निम्न सूत्र में रखेंगे। और क्या ज्ञात कर लेंगे, अनुभार की गणना कर लेंगे। सूत्र क्या बनेगा, MB बराबर 1000 गुना KF गुना WB अपॉन डेल्टा TF गुना WA, और ये भी यहां रखा जाएगा ग्राम में। तो इस प्रकार से इस सूत्र में ये मान रखकर हम बैकमैन विधि द्वारा किसी भी अवाष्पशील पदार्थ का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनुभार। तो ये विधि है हिमांक के अवनमन से अनुभार ज्ञात करने की विधि। और हमें यदि ये KF गलन की गुप्त ऊष्मा से ज्ञात करना हो तो हम क्या सूत्र प्रयोग करेंगे, उन सूत्र की सहायता से हम गलन की गुप्त ऊष्मा भी निकाल लेते हैं। तो गलन की गुप्त ऊष्मा से हमें हिमांक अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना, KF बराबर RTA स्क्वायर अपॉन 1000 गुना LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, ये पर ग्राम है। इसे पर मोल कराने के लिए अनुभार से भाग करो तो भाग करते ऊपर m चला जाएगा। m किसका, A का, माने विलायक का अनुभार, RTA स्क्वायर अपॉन 1000 गुना, अब इसका हीट का मान नाम हो जाएगा डेल्टा VH। तो इस सूत्र की सहायता से हम KF की गणना कर सकते हैं। फिर दोबारा से मैं आपको इनके मान बता देता हूं। जब मैंने आपको क्वथनांक का स्थिरांक ज्ञात करने की बताई थी, मोलर उन्नयन स्थिरांक, तब मैंने ऐसा ही सूत्र बताया था। तब वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, गलन। R स्थिरांक रहेगा, T विलायक का हिमांक रहेगा, और ये विलायक की प्रति ग्राम क्या, गलन की गुप्त ऊष्मा, क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा। और ये M विलायक का अनुभार, और अब इसे हम कहेंगे प्रति मोल विलायक की गलन गुप्त ऊष्मा, ये प्रति मोल हो गई डेल्टा H। तो इसमें हम मान रखकर भी मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी सहायता से KF की गणना करेंगे। अब एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं वांट हाफ गुणक, ठीक है। तो वांट हाफ गुणक मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल हैं, आप देख रहे होंगे कि आज हम सूत्र बता रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं। कल के लेक्चर में हम केवल लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे, और न्यूमेरिकल को भी आपको देखना है। तो वांट हाफ गुणक क्या है, जो पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जो विद्युत अपघट्य होते हैं, माने अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसे पदार्थों की जो विलायक में गर्म घोलें तो वियोजित या संगुणित नहीं होते थे। लेकिन अगर वे वियोजित या संगुणित होते हों, दोनों वाष्पशील पदार्थ होते हों, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा वियोजन के बाद, जब उसका वियोजन हो गया या संगुणन हो गया,
उसके बाद अणुओं की संख्या बनी या कणों की संख्या बनी, और जो उससे पहले कणों की संख्या थी, उनके अनुपात को हम एक गुणक के रूप में बोलते हैं, जो वान ठाफ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसका नाम था वान ठाफ गुणक। क्या नाम था? वान ठाफ गुणक। और ये आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। आई बराबर क्या होता है? वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या। इस सूत्र की सहायता से आई निकालेंगे। और देखो, जब कणों की संख्या बदलती है तो मैंने आपको बताया था अनुसंख्या गुणों के मान भी बदल जाते हैं। तो जितने भी अनुसंख्या गुण हैं, जैसे हमारा परासरण दाब का सूत्र था P बराबर CRT, अगर पदार्थ वियोजन या संगुणन वाला है तो सूत्र बन जाएगा ICRT। आई की कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें, ठीक है। जब पदार्थ कैसा होगा? NaCl, MgCl2, विद्युत अपघटय पदार्थ जो वियोजित या संगुणित होते हैं, तो ICRT हो जाएगा। आपको ध्यान हो, हमने आपको पढ़ाया था P माइनस PS अपॉन P बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। माने किसी विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमन उसके किसके विलेय पदार्थ के, राउल्ट के नियम में पढ़ाया था, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। तो इसकी भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी जब पदार्थ ऐसा होगा, वियोजित या संगुणन होने वाला। अभी हमने आपको पढ़ाया डेल्टा टीबी इंटू के एफ इंटू मोललता, सॉरी के बी पढ़ा था। तो उसमें भी हमारी क्या हो जाएगी? आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और आगे जितने भी सूत्र बनते जाए सब में आई की मल्टीप्लाई होती जाएगी। डेल्टा टी एफ होगा तो भी आई की मल्टीप्लाई होती जाएगी। सभी सूत्रों में आई की मल्टीप्लाई हो जाती है जब कोई पदार्थ वियोजित या संगुणित वाला होने हमें प्राप्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आपको एक और बात बता दें, जो वियोजन और संगुणन के बाद होता है उनके अनुभारों में भी चेंज आ जाता है। एक उसका वास्तविक अनुभार हो जाता है और एक उसका एबनॉर्मल अनुभार हो जाता है। तो जब एबनॉर्मल, अब मैं आपको वियोजन और संगुणन में बताऊं पहले, जैसे NaCl है, इसका वियोजन हुआ तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पहले कितना कण है? एक। NaCl का पूरा एक, तो I की वैल्यू हो जाएगी वियोजन के बाद 1 और 1 2 बटे NaCl पहले 1, तो I की वैल्यू 2 हो गई। अगर BaCl2 है तो बेरियम आयन प्लस 2Cl नेगेटिव, तो 1 और 2 ये कितने हो गए? 3, तो I बराबर 3 बटे 1, पहले तो 1 ही है तो I की वैल्यू 3। और अगर 2CH3COOH है, एसिटिक अम्ल के कितने मोल हैं? 2। और हम कहें संगुणन हो रहा है, संगुणन मतलब ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो CH3COO होल ट्वाइस, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1 रह गया, पहले कितने थे? 2, तो 0.5। तो संगुणन और वियोजन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साधारणतः संगुणन और वियोजन वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आते, लेकिन कभी कभी अनुसंख्या गुणों के मान पूछते हुए वह क्या करता है, ऑप्शनल सवाल में इन्हें देता है कि किसका परासरण दाब अधिक होगा, और NaCl देगा, BaCl2 देगा, तो आप समझ जाएंगे, या किसका क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा। इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं आपको बता रहा था एबनॉर्मल और नॉर्मल अनुभार के बारे में। तो मैंने आपको बताया जो पदार्थ हमारे वियोजित या संगुणित होते हैं उनके जो हमारे प्रैक्टिकली अनुभार आते हैं वो भी अलग आते हैं। तो यदि हमें किसी सवाल में उसका प्रेक्षित अनुभार और उसका सामान्य अनुभार दिया गया है, जो एक उसका अनुभार जो हमने कैलकुलेट किया और एक जो हमने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकल, तो उन्हें हम सामान्य और असामान्य अनुभार कहते हैं। उससे भी हम आई की वैल्यू निकाल देते हैं। फॉर्मूला हो जाता है आई बराबर सामान्य अनुभार जो उसका कैलकुलेटेड होता है अपॉन असामान्य अनुभार जो ऑब्जर्व हमें दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकल में इसका अनुभार ये आ रहा है। तो सामान्य अनुभार बटे असामान्य अनुभार। ऐसे ही प्रेक्षित अनुसंख्या गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। परिकलित मान उसका वो मान होता है जो हमारा उसका वास्तविक रहता है, और प्रेक्षित अनुसंख्या वो रहता है
जो हम प्रैक्टिकली वियोजित या समूरण के बाद दिखाई देता है। तो ऐसे इन रिलेशन के द्वारा हम आई की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आई की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टर्न में आपको सारे न्यूमेरिकल बताएं। लगभग 10 न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करेंगे अगले टर्न में। आप एक एक न्यूमेरिकल अपने हाथ में कॉपी लेकर कर करके देखिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। और मैं फिर आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल करते वक्त सूत्रों का विशेष ध्यान रखें। आप जब भी न्यूमेरिकल का टेस्ट हो सबसे पहले सूत्रों को याद करें, उनमें जो टर्म दी गई है वे कैसे कैलकुलेट होती है ये देखें। आप न्यूमेरिकल नहीं करें, न्यूमेरिकल बाद में करके देखें, पहले जो सूत्र हैं उन सूत्रों का सही प्रकार से वो देखें आप कैसे क्या लिया गया है और अगर कैसे पूछा जा सकता है और हम क्या सूत्र लगेंगे, क्योंकि बच्चे यही नहीं समझ पाते कि हम सूत्र क्या लगाएं। तो अगला लेक्चर हम देंगे केवल न्यूमेरिकल का। और एक बात कि इसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लॉकडाउन में हमने ये सबको आपको वीडियो के द्वारा पढ़ा है। तो आप हमेशा पढ़ते रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए और कैसे रहना है आपको, घर पर ही रहना है, वो बाहर निकलना है तो मास्क लगाना है, ध्यान है आपको। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक।